अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड और इसके फीचर्स पे अगर हम नज़र डालें तो ये 1955 में एक कमीशन बनाई गई ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉ, जिसने कुछ रिकमेंडेशंस दी और उन रिकमेंडेशंस को इंश्राइन किया गया मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की फॉर्म में। ये अयूब खान साहब का दौर था। इसमें रिफॉर्मेशन लाई गई मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, और कई माइलस्टोन्स अचीव किए गए जो कि बाद में बोन ऑफ कंटेंशन भी बने हैं, लेकिन नॉनदलेस दे रिमेन अ माइलस्टोन। अब अगर हम बात करें कि इसमें फीचर्स क्या हैं ऐसे जो कि कौन से ऐसी रिफॉर्मेशन लेके आई गई जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, तलाक, डावर, पॉलीगमी, रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सक्सेशन ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मेंटेनेंस, इस तरह के सारे जो फीचर्स हैं उनको इस लॉ में कोडिफाई कर दिया गया है। अगर हम इसको इसके स्कीम पे नज़र डालें तो ये बड़ा शॉर्ट और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जिसको 2 मार्च 1961 को प्रोमulgate किया गया। एन ऑर्डिनेंस टू गिव इफेक्ट टू सर्टन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉज। सबसे पहले तो जी ये जो लॉ है ये वाइफ के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उसको एक इफेक्टिव रेमेडी देता है और उनको एक ऐसा एक जामे किस्म का प्रोटेक्टिव वेल दे देता है जिससे वो अपने राइट्स को कोर्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है उनका। इसका जो शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन है, वैसे तो ये पाकिस्तान पे एक्सटेंड करता है लेकिन इसकी अमेंडमेंट्स आई हैं तो हम पंजाब के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पंजाब and applies to all Muslim citizens of Pakistan wherever they may be। यानी जो मुस्लिम citizens of Pakistan हैं ये उन पे अप्लाई करता है। As long as they are the citizens of Pakistan wherever they are, ये उन पे application इसकी होगी। It shall come into force at once। Section 2 बात करता है जी definitions के बारे में। Arbitration Council, जिसको सालसी काउंसिल भी कहा जाता है, means a body consisting of the chairman and representative of each of the parties to the matter under the ordinance, and in case any party fails to nominate a representative without the prescribed time, the body formed without such representative shall be arbitration council। यानी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा हस्बैंड की तरफ से, एक होगा वाइफ की तरफ से और चेयरमैन होगा, तो ये आपकी सालसी काउंसिल आर्बिट्रेशन काउंसिल बनेगी। बी क्लॉज कहता है जी चेयरमैन। चेयरमैन मीन्स द चेयरमैन ऑफ अ यूनियन काउंसिल, union administration or municipal committee on any officer authorized by the government to discharge the functions of the chairman under the ordinance, and where the chairman is a non-Muslim or he himself wishes to make an application to the arbitration council or is owing to illness or any other reason unable to discharge the functions of the chairman, the arbitration council shall select one of its Muslim members as the chairman। तो इधर इसमें सालसी काउंसिल जो हमारी है, जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है, उसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया गया है कि जिसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, और अगर वो नॉन मुस्लिम होता है तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, या लेट्स सपोज अगर कोई इलनेस होती है, किसी वजह से वो अपना फंक्शन नहीं अदा कर सकता तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, जो कि 1961 में इसके अंडर रूल्स बनाए गए, ये उसकी बात हो रही है। यूनियन काउंसिल मीन्स Union Council, Municipal Committee, Cantonment Board, a union administration, or in case of absence of any of these local bodies in a local area, any other comparable body constituted under any law relating to local government or local authorities। यानी जो यूनियन काउंसिल है जिससे डिटर्मिनेशन होगी कि आर्बिट्रेशन काउंसिल आपकी कौन सी है, ये उसके बारे में हमें बता दिया गया किस इलाके में किस लोकल बॉडी को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। सेक्शन 3 बात करता है ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी होगी मामलात होंगे मुस्लिम फैमिली लॉ के, वो इसी ऑर्डिनेंस की लाइट में देखे जाएंगे। द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव इफेक्ट नॉन विथस्टैंडिंग एनी लॉ, कस्टम और यूजेज, एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस शैल टेक प्लेस ओनली इन अकॉर्डेंस विद दोज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ MFL। और इसमें जी ये भी बात इसके बाद बता दी गई, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर
and any other law regulating the procedure of courts shall not apply. यानी इसमें बता दिया गया कि अपना ही जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है अपना प्रोसीजर लेके चलेगी, इसमें इसकी जो एक्सपीडियंट होगा इसका प्रोसीजर, इसमें कोई कम्बरसम लंबे प्रोसीजर्स नहीं फॉलो किए जाएंगे जैसे कि हमारे दूसरे लॉ में किए जाते हैं। सेक्शन 4 जो एक बहुत माइलस्टोन सेक्शन है, ये बात करता है सक्सेशन के बारे में। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द प्रोपोसिटस before the opening of the succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time of the succession when it opens, shall per stripes receive a share equivalent to the share which such daughter or son, as the case may be, would have received if alive. यानी जैसे पहले होता था कि जी एक्सक्लूड कर दिया जाता था, ये एक बहुत सफरिंग का पॉइंट था उन बच्चों के लिए जिनके वालिद की डेथ हो जाती थी, तो उसके बाद उनको उनका शेयर नहीं मिलता था। इसको बहुत एक माइलस्टोन सेक्शन कहा जाता है और इट केटर्स टू द नीड ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन एंड इट रिमूव्स देयर सफरिंग। इसको रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी हम कहते हैं। सेक्शन 5 बात करता है जी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस पे लॉ नहीं था और इससे एक बहुत बड़ी रिफॉर्मेशन आई। मैरिजेस की वैलिडिटी, मैरिजेस की रजिस्ट्रेशन, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी एक प्रॉपर फॉर्म को चेक करने के लिए। Every marriage solemnized under Muslim law shall be registered in accordance with the provisions of this ordinance. Subsection 2 बात करता है जी for the purpose of registration of marriages under this ordinance, the Union Council shall grant license to one or more persons to be called निकाह registrar. यानी यूनियन काउंसिल जो है वो लाइसेंस देगी निकाह रजिस्ट्रार को ताकि उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए। इसमें जो एक अमेंडमेंट आई है 2A, द निकाह रजिस्ट्रार ऑन the person who solemnizes a nikah shall accurately fill all the columns of the nikah-nama form which specific answers of the bride or the bridegroom. यानी एक एक्यूरेटली उसको फिल किया जाएगा, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी ताकि कल को किसी भी किस्म का कोई मामला ना उस पर पेश आए। सबसेक्शन 3 बात करता है एवरी मैरिज नॉट solemnized by the nikah registrar shall, for the purpose of registration under this ordinance, be reported to him by the person who has solemnized such marriage. यानी let's suppose कि वो निकाह रजिस्ट्रार ने मैरिज उसकी solemnize नहीं की, तो जो भी ये करेगा वो उसको रिपोर्ट करेगा। इसका सबसेक्शन 4 बात करता है if a person contravenes the provisions of subsection 2 accurately filling of nikah-nama, he shall be punished to simple imprisonment for a term which may extend to 1 month and fine of 25,000 rupees. यानी अगर आपने निकाहनामा सही से फिल नहीं किया हुआ तो उसकी पनिशमेंट जो है वो 1 मंथ और उस पर आपको 25,000 फाइन हो सकता है। सबसेक्शन 3 he shall be punished to simple imprisonment for a term which may extend to 3 months and fine of 100,000 रुपीज़। ये बात कर रहा है जी आपकी अगर कोई ऐसा इंसान जो कि निकाह रजिस्ट्रार नहीं है वो सोलमनाइज कराता है मैरिज, तो उसका भी रिपोर्ट करना लाजिम है और अगर वो नहीं करेगा तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती 3 मंथ्स की और 1 लाख उसको फाइन हो सकता है। सबसेक्शन 5 बात करते हैं द फॉर्म ऑफ निकाहनामा, द रजिस्टर्स टू बी मेंटेन्ड बाय द निकाह रजिस्ट्रार, द रिकॉर्ड्स टू बी प्रिजर्व्ड बाय द यूनियन काउंसिल्स, the manner in which marriages shall be registered, copies of nikah-nama shall be supplied to the parties, the fees to be charged thereof shall be as may be prescribed. यानी ये सारा जो फॉर्म है ये इस ऑर्डिनेंस के तहत ये जितना भी इसका जो प्रोसीजर होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस का उसका एक प्रॉपर रूल्स में ले डाउन कर दिया गया है और उसी तरह फॉलो होगा। सब सेक्शन 6 बात करता है जी एनी पर्सन मे ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी इफ एनी इंस्पेक्ट एट द ऑफिस of the Union Council the record preserved under subsection 5 or obtain a copy of any entry there. यानी इसको एक पब्लिक रिकॉर्ड बना दिया गया निकाहनामे को। अब आते हैं हम जी सेक्शन 6 की तरफ, पॉलीगमी। इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी रही है, इस पे भी बहुत बात हुई है, बड़ी जजमेंट्स आई हैं। पॉलीगमी जो होती है जैसे आपको पता है एक से ज़्यादा शादी जो इस्लाम में मर्द को राइट दे दिया गया है, लेकिन इस सेक्शन के तहत उस राइट को रेगुलेट किया गया है। नो मैन ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैरिज शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज
nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance. यानी इधर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि अगर दूसरी शादी की जाएगी या दूसरी के बाद एक और शादी की जाएगी तो प्रीवियस परमिशन होगी आर्बिट्रेशन काउंसिल की, और इसके बगैर ना वो शादी रजिस्टर हो सकती है और ना उसको कोई इफेक्टिव उसको फॉर्म दी जाएगी. सब सेक्शन 2 बात करते हैं. एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सब सेक्शन 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with prescribed fee, and shall state the reasons for the proposed marriage and whether the consent of existing wife or wives has been obtained thereto. यानी अगर पहली बीवी या उसकी जो पहली बीवी के साथ अगर उसने दूसरी शादी एक और की हुई है, अगर उसकी वो जो वाइफ्स हैं वो अगर इजाज़त नहीं देती तो इस पे आपको पनिशमेंट हो सकती है, उसके बगैर आप इसको आगे लेके नहीं चल सकते. सब सेक्शन 3 बात करता है जी, ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2 द चेयरमैन शैल आस्क द एप्लीकेंट एंड हिज एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइफ्स ईच टू नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव, and the arbitration council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant subject to such conditions if any as may deem fit the permission applied for. यानी एक रिप्रेजेंटेशन होगी वाइफ्स की और फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल इस बात का फैसला करेगी क्या इसकी नीड है, क्या ये जस्ट है, और अगर इस तरह है तो फिर उसको परमिशन हस्बैंड को ग्रांट कर दी जाएगी. सब सेक्शन 4 बात करता है. इन डिसाइडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर द डिसीजन एंड एनी पार्टी मे इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी प्रिफर एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन टू द कलेक्टर concerned that his decision shall be final and not be called in question in any court of law. यानी अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल का इस के तहत अगर इस सेक्शन के तहत कोई ऐसा डिसीजन आया है जिससे वो पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कलेक्टर को रिविजन के लिए अप्लाई करेगी और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा. एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल पे immediately the entire amount of the dower, whether prompt or deferred, due to the existing wife or wives, which amount, if not paid, shall be recoverable as arrears of land review. यानी अगर तो इसकी सेक्शन की कॉन्ट्रोवेंशन हुई है तो जो हस्बैंड है उसको जो डावर है वो पे करना पड़ेगा, और अगर नहीं ऐसा होता तो उसका जो एरियर है एज लैंड रिव्यू रेवेन्यू उसको रिकवर किया जाएगा. इसका जी क्लॉज बी बात करते हैं. ऑन कन्विक्शन अपॉन द कंप्लेंट बी पनिशबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 year विद फाइन ऑफ 500,000 रुपीज, यानी 5 लाख उसको फाइन होगा. अब आते हैं जी हम इसके सेक्शन 7 की तरफ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, तलाक. एनी मैन हु विशेस टू डिवोर्स हिज वाइफ शैल एज सून एज मे बी आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर गिव द चेयरमैन notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to the wife. यानी अगर जब तलाक प्रोनाउंस कर दी गई है तो जो हस्बैंड है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल को नोटिस भेजेगा, वाइफ को भी नोटिस भेजेगा. Whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. यानी अगर ऐसा नोटिस नहीं दिया जाएगा तो ये पीनल प्रोविजन बीच में दे दी गई है. सेव एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 5 अ तलाक अनलेस रिवोक्ड अर्लियर expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman. यानी इसमें बता दिया गया है कि अगर तो जब नोटिस दिया गया है उसके 90 डेज तक इसकी इफेक्टिवनेस होगी, एक्सेप्ट फॉर सब सेक्शन 5 जिसमें वाइफ की प्रेगनेंसी की बात की गई है. Subsection 4 बात करते हैं within 30 days of the receipt of the notice under subsection 1 the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about a reconciliation. यानी within 30 days एक कोशिश की जाएगी reconcile करने की, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आगे proceed किया जाएगा. Subsection 5 बात करता है जी if the wife be pregnant at the time of talaq, talaq shall not be effective until the period mentioned in subsection 3 or the pregnancy whichever be later ends. यानी कि अगर wife pregnant है तो अगर 3 महीने
से पहले तलाक तब इफेक्टिव होगी अगर उसकी प्रेगनेंसी पहले से जो है वो हो जाती है ख़त्म, नहीं तो फिर इसको 90 डेज लगेंगे। सब सेक्शन 6 की बात अगर हम करें तो उसमें कहा जा रहा है कि नथिंग शेल डिबार अ वाइफ हुज मैरिज हैज बीन टर्मिनेटेड बाय तलाक effective under this section from remarrying the same husband without any intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time so effective। अच्छा, इसमें बता दिया गया है जी कि जो अगर तलाक है वो 3 दफ़ा इफेक्टिव नहीं हुई है, 3 इद्दत के पीरियड्स नहीं गुजरे हैं, तो फिर उस वक्त तक हलाला नहीं बनता। यानी अगर एक दफ़ा तलाक हुई है और उसका इद्दत का पीरियड गुजर गया तो दोबारा उसी वाइफ के साथ वो हस्बैंड री मैरिज कर सकता है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं जो बात करते हैं जी, जिस तरह PLD 2013 सिंध 2009। All divorces were revocable under Section 7, subsection 6 of Muslim Family Law Ordinance 1961. High Court allowed reunion of parties after revival of nikah, particularly when wife was willing to live with the husband. यानी अगर 3 दफ़ा तलाक इफेक्टिव नहीं हुई है तो री मैरिज जो है वो हो सकती है दोनों पार्टीज की। इसी तरह से इस पे एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जी 2000 MLD 447 जो बात करता है कि खुला जो है उसके बाद री मैरिज हो सकती है, क्योंकि खुला को कोर्ट एक ही तलाक तस्वर करता है। खुला बाय द कोर्ट वुड amount to a single divorce, therefore until the third divorce takes place the husband is at liberty to marry his wife again। अब आते हैं जी हम इसके सेक्शन 8 की तरफ। Dissolution of marriage otherwise than by talaq, where the right of the divorce has been duly delegated to the wife and she wishes to exercise the right, इसमें तलाक तफवीज़ की बात हो रही है, और where any of the parties to a marriage wishes to resolve the marriage otherwise than by talaq, जो दूसरी फॉर्म्स हैं तलाक की। The provisions of section 7 shall mutatis mutandis and so far as applicable apply, यानी अगर दूसरी कोई फॉर्म भी है तलाक की तो उसका वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसी तरह आर्बिट्रेशन काउंसिल को नोटिस दिया जाएगा, उसी तरीके से उसके बाद जो है इंटरवीनिंग पीरियड जो है वो आगे फॉलो होगा, प्रोसीडिंग्स भी वैसे ही चलेंगी। सेक्शन 9 बात करता है जी मेंटेनेंस के बारे में। इफ एनी हस्बैंड फेल्स टू मेंटेन हिज वाइफ एडिक्वेटली और वेयर देयर आर मोर वाइफ्स देन वन फेल्स टू मेंटेन देम इक्विtably, the wife or all of any of them may, in addition to seeking any other legal remedy available, apply to the chairman who shall constitute an arbitration council to determine the matter, and the arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid as maintenance by the husband। यानी इसमें arbitration council का दोबारा से फिर रोल आ जाता है कि वो मेंटेनेंस जो है उसको स्पेसिफाई करेगी। इसका आ रहा है जी आगे एक अमेंडमेंट आई है 1A। If a father fails to maintain his child, the mother or grandmother of the child may, in addition to seeking any other legal remedy, apply to the chairman who shall constitute an arbitration council. An arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid by the father as maintenance of the child। इसमें भी जी वही बात करती गई है कि अगर मदर या ग्रैंड मदर जो है बच्चे की वो अप्लाई करेगी आर्बिट्रेशन काउंसिल को कि ताकि उसका वो एक मेंटेनेंस को स्पेसिफाई किया जाए। सब सेक्शन 2 बात करता है जी हस्बैंड और वाइफ में इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विद इन द पीरियड एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन ऑफ द सर्टिफिकेट टू द कलेक्टर। यहाँ कलेक्टर को पावर दे दी गई है रिविजन की। कंसर्न एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, provided that the commissioner of a division may, on any application made in this behalf and for reasons to be recorded, transfer an application for revision of the certificate from a collector to another collector or to a director, local government or an additional commissioner in his division। यानी अगर आपको कलेक्टर के ऊपर कुछ थोड़ा सा आप नहीं है सेटिस्फाइड तो आप एप्लीकेशन दे सकते कमिश्नर को कि आपके लिए जो ये है रिविजन के लिए कलेक्टर का बदला जाए आपके लिए। सब सेक्शन 3 बात करते हैं एनी अमाउंट पेबल अंडर सब सेक्शन 1 और 2 इफ नॉट पेड इन ड्यू टाइम शेल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसी तरह बात जिस तरह हमने पहले देखी थी पॉलीगमी में डावर को जैसे रिकवर किया गया था लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के तौर पे, उसी तरह से यहाँ मेंटेनेंस जो है उसको भी रिकवर किया जा सकता है एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेक्शन 10 बात करते हैं जी डावर की।
Where no details about the mode of payment of dower are specified in the nikahnaमा or the marriage contract, the entire amount of the dower shall be presumed to be payable on demand. यानी इसमें ये बात क्लियर कर दी गई कि अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि क्या कितना प्रॉम्प्ट डावर है, कितना आपका जी डेफर डावर है, तो उसको डावर को पेबल ऑन डिमांड कंसिडर किया जाएगा. अब आ जाते हैं हम सेक्शन 11 की तरफ. पावर टू मेक रूल्स. The federal government in respect of the cantonment areas and provincial government in respect of other areas may make rules to carry out into effect the purposes of this ordinance. Subsection 2. In making rules under this section, the government may provide that a breach of any of the rules shall be punishable with simple imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or both. यानी जो rules बनाए जाएंगे उनकी contravention के लिए ये penal clause दिया गया है. Rules made under this section shall be published in the official gazette and shall thereupon have been effective if enacted as in this ordinance. तो जी ये हमारा था जी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रिफॉर्मेशंस लाई गई. जिस तरह से रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है सेक्शन 4 के तहत, सक्सेशन के बारे में, इसी तरह से पॉलीगमी को, वाइफ्स की इजाज़त को, और उसके साथ डावर के बारे में कि किस तरह से उसको वो पेबल होगा, फिर उसके बाद मेंटेनेंस के बारे में, तलाक के बारे में, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में सारी प्रोविजंस जो हैं ऐसी दी गई जो कि एक वाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये लॉ एक पॉजिटिव फॉर्म रखता है. और इसके ऊपर कुछ जजमेंट जो जनरली आई हैं उनकी हम बात कर लेते हैं. 1998 MLD 85. द डिवोर्स pronounced by husband has taken effect under Islamic injunction if no notice to arbitration council is given. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह इसकी कंट्रोवर्सी इस पे जो उठी हैं कि अगर नोटिस नहीं दिया जाता तो क्या तलाक इफेक्टिव नहीं होगी, उस पे ये कुछ जजमेंट आई. इसी तरह से एक लैंडमार्क केस था मुसम्मत कनीज़ फातिमा वर्सेस वली मोहम्मद, PLD 1993, सुप्रीम कोर्ट 901, जिसमें बताया गया कि जिस सेक्शन 7 को फैक्ट्स ऑफ केस के मुताबिक इंटरप्रेट किया जाएगा, उसकी जो भी प्रोविजंस हैं उनको उसी तरह से केस जो हैं उनके फैक्ट्स की लाइट में ही आगे इंटरप्रेट किया जाएगा. सो जी इसी तरह से हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में फैमिली कोर्ट्स एक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसीजरल लॉ है इसी तरह से फैमिली लॉ की प्रोविजंस को इन्फोर्स करने के लिए. थैंक यू.